हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम डेप्रिसिएशन के मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर और कोशिश करेंगे कि आज की क्लास के अंदर ही दोनों मेथड कंप्लीट कर दिया जाए, स्ट्रेट लाइन मेथड भी और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कॉन्सेप्चुअली खत्म कर दिया जाए, फिर क्वेश्चंस आगे जो करने हैं वो करेंगे। तो आइए दोस्तों, हेडिंग बनाएंगे स्ट्रेट लाइन मेथड। इसका दूसरा नाम है फिक्स्ड परसेंटेज मेथड। एक और नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। एक और नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। तो सर इसके लगभग-लगभग 4 नाम हैं। आप इसको स्ट्रेट लाइन मेथड्स के नाम से जानते हैं, बट इसका जो दूसरा नाम है फिक्स्ड परसेंटेज मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी है। इसके बारे में थोड़ा-सा लिखवाता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड अ परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट इज़ रिटन ऑफ एज़ डेप्रिसिएशन। As a result, as a result of this, the amount of depreciation as a result of this, the amount of depreciation is uniform every year. Is uniform every year. इस केस के अंदर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसा निकाला जाता है? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट। एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एसेट। इसमें एक और होता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। चलिए जी, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाई बाय 100। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी, आइए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को।
दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स परसेंटेज मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। ये कहता है कि देखिए भाई, हमेशा जो डेप्रिसिएशन होगा वो हमेशा कॉस्ट ऑफ एसेट, जो ओरिजिनल कॉस्ट होगी ना एसेट की, उस पे चार्ज किया जाएगा। मतलब अगर आप कोई रेट आपको पता है 10%, तो 10% जो डेप्रिसिएशन होगा वो मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज किया जाएगा हर साल। अगर मान लीजिए 10 लाख रुपए का आपके पास एसेट है, तो हर 10 लाख का 10% आपके पास आता है 1 लाख रुपए। तो अगले साल जो 9 लाख बचेगा, पर चार्ज 9 लाख पे नहीं किया जाएगा, हर साल ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज किया जाएगा। इस मेथड का कंसेप्ट ही यही है कि ये बताता है कि जो डेप्रिसिएशन आप हर साल कैलकुलेट करोगे, जो परसेंटेज आप हर साल अप्लाई करोगे, वो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर अप्लाई करनी है। इसलिए इसका नाम पड़ा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। आइए सर, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। परचेज ऑफ मशीन कितना दे रखा है? परचेज ऑफ मशीन दे रखा है 8,50,000। रेट 1 लाख रुपए का फ्रेट है। इंस्टॉलेशन चार्जेस 1 लाख रुपए के। यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन, मशीन की लाइफ कितनी है? 10 साल। एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू 50,000। सभी के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बेसिक चीज़ें सारी बता चुका हूँ कि भैया एक मशीन की कॉस्ट ऑफ एसेट कैसे निकालोगे। तो पहले फाइंड आउट करो कॉस्ट ऑफ एसेट। फर्स्ट फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ एसेट। एक मशीन की कॉस्ट ऑफ एसेट क्या होगी, उसके अंदर क्या है जुड़ेगा? परचेज कॉस्ट, रेट एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस। ये आ गया 10,50,000। अब अगर आपको अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है, अगर आपको अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है, तो वो क्या कहता है? कहता है सर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इसमें सिंपल ही कहता है कि आप ना इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर पूरे मशीन को डेप्रिशिएट कर दो ओवर द पीरियड ऑफ द लाइफ। मान लीजिए अगर आपकी मशीन 10 लाख रुपए की है और वो 10 साल चलने वाली है, तो आप 10 लाख को 10 से डिवाइड करके पूरे साल, हर साल 1-1 लाख रुपए मशीन डेप्रिशिएट कर दो। देखिए मशीन क्या है दोस्तों, एक तरीके का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मतलब कि भैया ऐसे खर्चे जिनका बेनिफिट हम मोर देन एन ईयर कंज्यूम करते हैं, इसको हम डायरेक्टली पीएनएल अकाउंट में नहीं डाल सकते। अगर मैं 10,50,000 रुपए की एसेट खरीद के ला रहा हूं, तो इसको मैं डायरेक्टली पीएनएल अकाउंट में नहीं डाल सकता, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा खर्चा है और ऐसा खर्चा है जिसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर कंज्यूम करते हैं, इसलिए इसको एसेट कहा जाता है। अब हम क्या करेंगे भैया, देखो हमें अपने खर्चों को भी तो दिखाना है यार। मैं अगर 10,50,000 रुपए की मशीन लेकर आऊंगा, तो मुझे अपने खर्चे भी तो दिखाने हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 10,50,000 की मशीन को इसकी लाइफ में डिवाइड कर देते हैं और हर साल थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में डालते हैं। इसको रिटर्न ऑफ कहते हैं। जब हम खर्चों को पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में डालेंगे, तो उसको राइट ऑफ कहा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरी 10,50,000 रुपए की मशीन है, तो 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद इसकी स्क्रैप वैल्यू क्या है, मतलब ये कितने में बिक जाएगी? सर 50,000 में बिक जाएगी। इसका मतलब कि भैया आज जो मैं 10,50,000 की मशीन खरीद रहा हूं, आज से 10 साल बाद जब ये खत्म हो जाएगी, इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, तो 50,000 तो मुझे वापस आ जाने हैं। तो नेट कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है, इसलिए यहां पर निकालेंगे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है सर? कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एसेट। तो कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है? 10,50,000। मतलब मैंने खरीदी, मेरी जेब से खर्चा हुआ 10,50,000 रुपए का, पर 50,000 मुझे मिल भी तो जाएंगे। तो नेट खर्चा मेरी जेब से कितना हुआ? 10 लाख रुपए हुआ। इसलिए मैंने स्क्रैप वैल्यू यहां से माइनस करी।
अब मुझे इस 10 लाख रुपए जो मेरा नेट खर्चा है, इसको मुझे 10 साल में डिवाइड करना है, क्योंकि लाइफ 10 साल है। तो हर साल आप अपने पीएनएल अकाउंट के अंदर कितना डेप्रिसिएशन डालोगे? 1 लाख रुपए। इसका मतलब ये होता है, ध्यान सुनना, हर साल मैं देखो 10 लाख रुपए की जो मशीन खरीद के लेके आया हूँ ना, खर्चा है या नहीं है? खर्चा तो है। पर मैं इस खर्चे को एक साथ पीएल में नहीं डालता, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसका बेनिफिट आप 10 सालों तक कंज्यूम करोगे। कहता है जितना बेनिफिट आपने पहले साल में कंज्यूम करा, उतना आप खर्चा पीएल में डाल दो और बाकी आप एसेट मान लो। तो होगा क्या कि भैया 10 लाख रुपए की मशीन आई, जिसमें 1 लाख रुपए मैंने अपने पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में डाला। कितना आ गया जी? अब बचा कितना? 9 लाख रुपए बचा। 1 लाख रुपए राइट ऑफ हो जाए। अब वो 9 लाख रुपए एसेट हो जाएगा। अगले साल फिर से मैं यूज करूंगा और 1 लाख रुपए अगले साल फिर से डेप्रिसिएशन पीएनएल अकाउंट में डाल दूंगा। तो क्या बच जाएगा? अब 8 लाख रुपए बच जाएगा। मतलब हर साल आप 1-1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन पीएनएल अकाउंट में डालोगे और आपका जो बैलेंस बचा जाएगा वो एसेट होगा। और एक साल ऐसा आएगा, 10वें साल आपके पास एसेट रह जाएगी 1 लाख का, और पूरा यूज करके पीएनएल अकाउंट में खत्म हो जाएगा। इसी को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, जिसमें हम ओवर द पीरियड ऑफ द लाइफ, एसेट की लाइफ के जो एसेट की लाइफ है उसके अकॉर्डिंगली हम खर्चे पीएनएल अकाउंट के अंदर डालते हैं। ठीक है जी। तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन समझ में आया आपको? ठीक है। अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन में निकाल लो। तीसरा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, इसमें आता है डेप्रिसिएशन अपॉन में कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाई बाय 100। क्या मतलब हुआ कि देखो भैया, मैंने 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज करा 10 लाख रुपए की एसेट में। एसेट तो 10 लाख की नहीं है, 10,50,000 रुपए की है। तो 10,50,000 की एसेट, ध्यान देना, इधर नेट कॉस्ट ऑफ एसेट नहीं आएगा, सिर्फ कॉस्ट ऑफ एसेट आएगा। मतलब 10,50,000 रुपए आएगा। तो 10,50,000 की एसेट पर हमने 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन चार्ज करा, मल्टीप्लाई बाय 100। तो रेट ऑफ निकल गया 1 लाख डिवाइड बाय 10,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 9.52। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या गलती करते हैं? स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं कि यहाँ पर 10,50,000 की जगह नेट कॉस्ट ऑफ एसेट डाल देते हैं 10 लाख रुपए। यहाँ पर 10 लाख रुपए डाल देते हैं नेट कॉस्ट ऑफ एसेट। वो नहीं आएगा सर, जो कॉस्ट ऑफ एसेट है वो आएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब भी आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना हो तो हमेशा कॉस्ट ऑफ एसेट आएगा, नेट कॉस्ट ऑफ एसेट नहीं आएगा। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? तो अब आपके पास एक और एग्जांपल दिखाओ। देखो, मान लीजिए आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट है 10 लाख रुपए, राइट? अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कॉस्ट ऑफ एसेट आपकी 10 लाख रुपए है। अब आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है, दैट इज कॉल्ड 10%। 10%। अब यहाँ पर लाइफ कितनी है एसेट की? लाइफ ऑफ एसेट है 5 साल। तो मुझे बताओ सर, हर साल कितना डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे? वो कहता है जब भी आप डेप्रिसिएशन निकालोगे, हर साल जो डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करोगे वो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे करोगे। ये कह रहे डेफिनेशन का पार्ट है। अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड अ परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट इज रिटर्न ऑफ एसेट एप्रिसिएशन। मतलब आप जो परसेंटेज अप्लाई करोगे वो हर बार ओरिजिनल कॉस्ट पे अप्लाई करोगे, और ओरिजिनल कॉस्ट पे जो अप्लाई करोगे वो 1 लाख रुपए होगा। 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए, तो हर साल 1 लाख रुपए डेप्रिसिएट करोगे। 5 ईयर का डेप्रिसिएशन क्या होगा? पहले साल में 1 लाख, दूसरे साल में 1 लाख, तीसरे साल में 1 लाख, चौथे साल में 1 लाख और पांचवें साल में 1 लाख। तो हर साल ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। मतलब पहले साल 10 लाख की मशीन है, 10% डेप्रिसिएशन लगाया, 1 लाख आ गया। अगले साल भी जो रेट है वो ओरिजिनल कॉस्ट पर ही अप्लाई किया जाएगा। ओरिजिनल कॉस्ट पे ही अप्लाई किया जाएगा। ठीक है? ये हो जाएगा 5 लाख रुपए, और 5 साल में करना है ना, तो 2-2 लाख रुपए आएगा। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ। हाँ यार, एक चीज मुझे ध्यान आया। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ। सर क्या होता है, ध्यान देना, ध्यान देना, होता क्या, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको रेट एंड लाइफ दोनों दे रखा, अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है एंड लाइफ ऑफ एसेट भी गिवन है, तो डेप्रिसिएशन हमेशा, डेप्रिसिएशन हमेशा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से कैलकुलेट किया जाएगा।
तो हमेशा डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। मतलब समझो एक बात, देखिए कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन के अंदर ना आपको रेट भी दिया होता है और क्वेश्चन के अंदर आपको लाइफ ऑफ एन एसेट भी दी होती है। तो रेट ऑफ एन एसेट भी दिया होता है और लाइफ ऑफ एन एसेट भी दिया होता है। अब मैं डेप्रिसिएशन कहाँ से निकालूं? क्या मैं डेप्रिसिएशन फॉर्मूले से निकालूं? जो आपका फॉर्मूला दे रखा है, हम ये वाला कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में लाइफ, क्या मैं डेप्रिसिएशन वहां से निकालूं या मैं डेप्रिसिएशन रेट अप्लाई करके निकालूं? तो जब आपको रेट भी गिवन हो और इकोनॉमिक लाइफ ऑन एन एसेट भी गिवन हो तो हमेशा रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन को कंसीडर करना है। हमेशा रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन, हम इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट को इग्नोर कर देंगे और रेट को डेप्रिसिएशन को एज अ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए, ये जीरो हो गया, यहाँ आ गया अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 25,000, 50,000, 1,00,000, 1,25,000, 1,50,000। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ईयर, पहला साल, सेकंड ईयर में कितना डेप्रिसिएशन, थर्ड ईयर में कितना डेप्रिसिएशन, फोर्थ ईयर में कितना डेप्रिसिएशन और फिफ्थ ईयर में कितना डेप्रिसिएशन। मुझे बताओ सर, स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग पहले साल में कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? सर 1,00,000 रुपए लगेगा। दूसरे साल में कितना लगेगा? सर दूसरे साल में भी 1,00,000 लगेगा। तीसरे साल में कितना लगेगा? तीसरे साल में भी 1,00,000 लगेगा। चौथे साल में कितना लगेगा? उसमें भी 1,00,000 लगेगा और पांचवें साल में कितना लगेगा? उसमें भी 1,00,000 रुपए लगेगा। अगर आप देखोगे तो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो रही है। इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है क्योंकि हर साल जो डेप्रिसिएशन है वो इक्वल है। हर साल जो डेप्रिसिएशन है दोस्तों वो इक्वल है, इसलिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है, इसलिए इसका नाम पड़ा स्ट्रेट लाइन मेथड। हर जो नाम इसका पड़ा है उसका भी एक लॉजिक है। स्ट्रेट लाइन मेथड नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जब हम इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं, डेप्रिसिएशन को जब हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, इसलिए इसको स्ट्रेट लाइन मेथड कहा जाता है। अब आपके सारे नाम देखो, पहला नाम क्या था? स्ट्रेट लाइन मेथड, समझ में आया। दूसरा नाम है फिक्स्ड परसेंटेज मेथड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि देखो हर बार जो आपके पास रेट होगा जैसे कि 10%, वो फिक्स रहेगा। ये नहीं कि पहले साल में 10% का रेट है, दूसरे साल में 15% का, तीसरे साल में 12% का। हर साल 10% ही रेट रहेगा और हर साल वो रेट अप्लाई होगा ओरिजिनल कॉस्ट पर। इसलिए रेट क्योंकि फिक्स्ड है इसलिए फिक्स परसेंटेज मेथड बोला, और वो परसेंटेज हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे ही अप्लाई होगा, इसलिए ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कहा। लास्ट में कह रहा है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, मतलब हर साल का जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो क्या है? फिक्स्ड है, 1,00,000 1,00,000 1,00,000 1,00,000, इसलिए फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड इसका नाम पड़ा। तो इस तरीके से इसके नाम पड़े। राइट, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, वो जो परसेंटेज है तो उसको भी समझा देता हूँ। मान लीजिए आपको कॉस्ट ऑफ एसेट दे रखी है 10,00,000 रुपए। आपको कॉस्ट ऑफ एसेट दे रखी है 10,00,000 रुपए। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है 10% पर एनम। ओके, रेट का मतलब क्या है? ये एसेट एक साल में 10% डेप्रिशिएट हो जाती है। ये एसेट एक साल में 10% डेप्रिशिएट हो जाती है। ठीक है जी, अब बताओ। अब देखो होगा क्या, सबसे पहला आएगा कॉस्ट ऑफ एसेट। आप कहोगे 10,00,000 रुपए, फिर इसमें लगेगा डेप्रिसिएशन निकालो। डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। अब ये 10% किस पर अप्लाई होगा? इस पर अप्लाई होगा ओरिजिनल कॉस्ट पर, जो क्या है 1,00,000 रुपए। माइनस कर दिया और डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो बच जाता है उसको रिटर्न डाउन वैल्यू या फिर बुक वैल्यू कहते हैं, 9,00,000 रुपए। इसके बाद फिर से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, जो कि किस पर अप्लाई होगा? फिर से ओरिजिनल कॉस्ट पर अप्लाई होगा, 1,00,000 रुपए। जो बच जाएगा उसको क्या बोलेंगे? रिटर्न डाउन वैल्यू या फिर बुक वैल्यू, देखिए 8,00,000 रुपए आया, जो कि 8,00,000 रुपए है।
फिर यहाँ से लेस करेंगे क्या? डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। वो कहाँ पर अप्लाई होगा? वो भी ओरिजिनल कॉस्ट पर अप्लाई होगा। क्योंकि सारे रेट ओरिजिनल कॉस्ट पर अप्लाई हो रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पड़ गया। फिर से 1 लाख रुपए, और ये क्या बच जाएगा? 7 लाख रुपए आपका रिटर्न डाउन वैल्यू हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो डेप्रिसिएशन हमेशा जो रेट है वो किस पर अप्लाई किया जा रहा है? ओरिजिनल कॉस्ट पे, इसलिए इसका ओरिजिनल कॉस्ट मेथड नाम पड़ा। आप देखोगे हर साल जो डेप्रिसिएशन है वो 1 लाख 1 लाख 1 लाख है, हर साल फिक्स्ड है डेप्रिसिएशन। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड नाम पड़ा। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। आप देखोगे कि हर साल का जो रेट है वो भी 10% है, वो भी फिक्स्ड है। रेट भी हर साल का फिक्स्ड है, इसलिए इसका नाम पड़ गया फिक्स्ड परसेंटेज मेथड। इसलिए इसका नाम पड़ गया फिक्स्ड परसेंटेज मेथड। मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया है, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। ये आपका स्ट्रेट लाइन का मेथड का कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको समझा दिया। अब आ जाते हैं अगला कॉन्सेप्ट जिसका नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पहला नाम। दूसरा नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तीसरा नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। चौथा नाम है आपके पास, हाँ, तीन ही नाम है इसके, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तीन नाम है इसके, इसके बारे में लिखे जरा सबसे पहले। अंडर दिस मेथड depreciation is charged at a fixed rate ऑन द बुक वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहां पर फिक्स रेट अप्लाई होगा? हमेशा बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू पर अप्लाई होगा। बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू पर अप्लाई होगा। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहता है कि देखो अभी तक आप जो 10% अप्लाई कर रहे थे वो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर अप्लाई कर रहे थे, पर यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर हमेशा 10% अप्लाई होगा किस पर? रिटर्न डाउन वैल्यू पर। रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे निकालते हैं? जब आप एसेट में से डेप्रिसिएशन लेस करते हो, वहां से निकलती है रिटर्न डाउन वैल्यू। अब परसेंटेज इज नोन एज अ परसेंटेज नोन एट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। जो परसेंटेज है उसको हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कहेंगे, और वो कहां पर होगा? इज अप्लाइड टू द बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू, नॉट टू दी कॉस्ट ऑफ एसेट। सर कॉस्ट ऑफ एसेट पे ये अप्लाई नहीं किया जाएगा, ये हमेशा रिटर्न डाउन वैल्यू या फिर बुक वैल्यू पर अप्लाई किया जाएगा। मैं इसका एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट सपोज कि आपके पास एक मशीन परचेज करी है आपने 1,60,000 रुपए। इकोनॉमिक लाइफ कितनी है इस मशीन की? इस मशीन की इकोनॉमिक लाइफ है 4 साल की। ठीक है जी। स्क्रैप वैल्यू कितनी है इस मशीन की? स्क्रैप वैल्यू सर आपके पास दे रखी है 10,000 रुपए। इस मशीन की स्क्रैप वैल्यू 10,000 रुपए। अब आपसे कह रहा है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी गिवन है। वो दे रखा है सर आपके पास 20% का। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है 20% का। ठीक है। कैलकुलेट बुक वैल्यू
आफ्टर 4 ईयर अंडर WDV मेथड। कह रहा है सर एसेट की बुक वैल्यू निकालो 4 साल बाद की WDV मेथड से। अब देखो कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ एसेट। सर आपकी एसेट कितनी, अच्छा एक चीज बताओ सर, डेप्रिसिएशन कैसे निकालूंगा? सर मुझे तो यहाँ पर इकोनॉमिक लाइफ भी दे रखा है, स्क्रैप वैल्यू भी दे रखा है, तो मैं कैसे करूं? कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना आ गया 1.5 लाख एंड डिवाइडेड बाई 4। क्या ऐसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा? नहीं करोगे ऐसे। मैंने एक नोट लिखवाया है और उसमें मैंने बताया है कि अगर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और स्क्रैप वैल्यू या फिर इकोनॉमिक लाइफ गिवन होगी तो हम हमेशा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को कंसीडर करेंगे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते टाइम। लिखवाया है या नहीं लिखवाया है? ये देखो, अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और लाइफ ऑफ एसेट भी गिवन है तो डेप्रिसिएशन हमेशा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से कैलकुलेट किया जाएगा। तो अब मैं बाकी चीजों को इग्नोर कर दूंगा कि क्या लाइफ है और क्या स्क्रैप वैल्यू है, मेरे को रेट बताओ कितना है जी 20%। ठीक है सर, तो कितना है अभी एसेट? सर कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है? 1,60,000 रुपए की। उस पर अब लेस करेंगे डेप्रीशिएशन एट द रेट 20%। डेप्रीशिएशन किस पे लेस करेंगे? 20%। कहां पर अप्लाई करेंगे डेप्रीशिएशन? इस पे 1,60,000 रुपए। तो 1,60,000 का 20% कितना आया जी? 32,000 रुपए आया। लेस करने के बाद जो बच जाएगा उसको क्या बोलते हैं? WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू, नॉट मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू या फिर बुक वैल्यू। तो 1,60,000 में से 32,000 जाएंगे, क्या बचेगा? 1,28,000 रुपए। अब इस वाले मेथड में और पिछले वाले मेथड में क्या फर्क है? इधर हम अब जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा ना मैं एट द रेट 20%, तो वो इस पर अप्लाई होगा WDV पर। ये कहता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहता है कि हर साल जो रेट अप्लाई करोगे वो रिटर्न डाउन वैल्यू पर अप्लाई करोगे, ना कि ओरिजिनल कॉस्ट पे। इसलिए इसका नाम पड़ा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, क्योंकि यहां पर रेट रिटर्न डाउन वैल्यू पर किया जाता है। लो जी, 1,28,000 का 20% कितना हो गया? 25,600 हो गया। अब जो बच जाएगा उसको क्या बोलेंगे? रिटर्न डाउन वैल्यू 1,02,400। ये मेरी रिटर्न डाउन वैल्यू या फिर बुक वैल्यू है। फिर यहां से फिर से तीसरे साल का डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, डेप्रिसिएशन एट द रेट 20%, इस पर अप्लाई होगा। 1,02,000 का 20% कितना हो गया? 20,480। ठीक है जी। माइनस करने के बाद जो निकल कर आएगा रिटर्न डाउन वैल्यू या फिर बुक वैल्यू। माइनस करने के बाद आया 81,920। अब लेस करेंगे दोबारा यहां से डेप्रिसिएशन एट द रेट 20%, क्योंकि इसका निकालेंगे आएगा 16,384। इसके बाद यहां पर जो बच जाएगा माइनस करने के बाद वो बचेगा 65,536 एंड दिस इज द रिटर्न डाउन वैल्यू आफ्टर 4 ईयर। 4 साल का डेप्रिसिएशन लगने के बाद ये मेरी वैल्यू निकल कर आती है। 4 साल का डेप्रिसिएशन लगने के बाद ये वैल्यू मेरी निकल कर आती है। इसको बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। देखो आप डेप्रिसिएशन कहां पर अप्लाई होगा, क्योंकि हर साल जो डेप्रिसिएशन का रेट है, हर साल जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो हमेशा WDV पे अप्लाई होता है। रेट हमेशा WDV पे अप्लाई होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पड़ गया। दूसरा, हर साल, हर साल की जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है देखो वो भी कम होता जा रहा है। हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी कम हो रहा है। देखो पहले साल में 32,000 डेप्रिसिएशन लगा, दूसरे साल में 25,600, तीसरे साल में 20,000। देखो क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन का रेट भी कम हो रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डेप्रिसिएशन का रेट क्या हो रहा है? डिमिनिशिंग, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। क्योंकि डेप्रिसिएशन हर बार कम हो रहा है तो बैलेंस भी, डेप्रिसिएशन का बैलेंस हर बार कम हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? डिमिनिशिंग बैलेंस या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। देखो डेप्रिसिएशन क्या होता है इसमें? रिड्यूस होता रहता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसलिए इसका नाम पड़ गया। या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी, बैलेंस कम हो रहा है डेप्रिसिएशन का, हर बार अमाउंट कम हो रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया। समझ में आ गया? तो पिछले वाले और इस वाले में फर्क क्या है? उसमें रेट हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर अप्लाई करते हैं, यहाँ पर रेट कहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं? हर बार WDV पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी। एक नई चीज जो आपको सिखाता हूं जिसको बोलते हैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। यहां पर कोई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं सीखता, और बुक में अगर आ जाए पेपर में तो बच्चा नहीं कर पाएगा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन।
सर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का होता है 1 माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट, फिर आएगा सर यहां पर रूट, और रूट के अंदर आएगा एन, मतलब लाइफ ऑफ द एसेट। एन का मतलब क्या है, क्या लाइफ है, ये माइनस करना और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करना। सर ये तो बहुत मुश्किल सा लग रहा है, इसको आसान बनाएंगे दोस्तों, रुक जाओ। ये है जी आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। एक मिनट देना यार, एक मिनट मुझे दे दो, एक अर्जेंट काम आ गया एकदम। ठीक है, ये आपके पास है रेट। अब देखो सर इसका मतलब क्या है, देखो सबसे बड़ा सिंपल सा है, आपके किसी भी चीज का रेट आप कैसे फाइंड आउट करोगे। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, ये आपका पास फॉर्मूला हो गया, एग्जांपल देखो और कैसे सोल्व करेंगे वो भी देखना। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एसेट आ गई आपके पास 1,60,000 रुपए की, जो ऊपर मैंने अभी दे रखा था। स्क्रैप वैल्यू आपको दे रखी है सर 10,000 रुपए की, जो ऊपर ही ऊपर है। और लाइफ कितनी दे रखी है एसेट की, 4 साल दे रखी है। ये डाटा आपको गिवन है, तो आप बताओ रेट कितना होगा। अब बताओ रेट कितना होगा। अब मैंने पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर आपको रेट भी गिवन था 20%, अब मैं रेट हटा रहा हूँ, मुझे रेट फाइंड आउट करना है। ये तीनों चीजें मैंने दे दी आपको, अब बताओ रेट क्या होगा। तो अगर आपको रेट निकालना है तो आपको ऊपर वाले दिए गए फॉर्मूले में अप्लाई करना होगा। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए 1 - स्क्रैप वैल्यू कितनी है सर, 10,000 रुपये मेरी स्क्रैप वैल्यू है। कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है भाई, 1,60,000 रुपये मेरी कॉस्ट ऑफ एसेट है। और अंडर रूट में ये आ जाएगा 4 रूट में, रूट के बाहर नहीं आएगा, रूट के अंदर आएगा 4। एंड फिर लास्ट में जाके इसका जो सोल्यूशन होगा उसको बाद में 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है सॉल्व करना। देखो यही तो समझना है, 1 - देखिए जो अंडर रूट 4 होता है ना, रूट के अंदर जो पावर होती है ना, इसको जब रूट हटाएंगे ये पावर जो होगा ये पावर में आ जाएगा और 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। दोबारा सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमारे पास रूट के अंदर कोई अमाउंट होता है ना, तो अगर रूट हटाऊंगा तो रूट हटाने के बाद ये पावर में आ जाएगा और डिवाइड में आ जाएगी पावर, कुछ इस तरीके से। 1,00,000 सर सॉरी 10,000 डिवाइड बाय 1,60,000 कॉस्ट ऑफ एसेट, एंड जो रूट हटने के बाद पावर 1/4 हो जाएगी। ठीक है जी, पावर 1/4 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। ध्यान देना भैया, 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, ये हो गया 1/16। ठीक है, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो कैसे करेंगे, 1 सर 1 की पावर 4 कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं, 1 की पावर 4 करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और सर 1 की पावर 4 1 ही होता है, तो 1 की पावर कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 16 को ले सकता हूँ 2 की पावर 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, एक मिनट, 2 × 2 × 2 × 2, 2 4 6 और 8 16 आया। तो 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। ठीक है, ब्रैकेट में जो 1/4 चल रहा है वो एज इट इज, और लास्ट में मल्टीप्लाई बाय 100 कर दे। 1 - ये दोनों पे 4 है, ऊपर भी पावर 4 है नीचे भी पावर 4 है, तो एक में बना लू 1/2, ये 4 आ गया। देखो ये 1/2 लिखा, ये 4 दोनों की पावर ब्रैकेट के बाहर लग दी। अब ये जो बाहर है वो तो एज इट इज रहेगा, और एक और भी तो है बाहर 1/4, समझ में आ रहा है। ये 1/4, ये 1/4 है, ये 1 के ऊपर भी 4 था, 2 के ऊपर 4 था, दोनों को बाहर लिया। इंडाइसिस चैप्टर पढ़ा होगा आपने फाउंडेशन के अंदर। मल्टीप्लाई बाय 100, अब दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 4 से 4 कट गया, यहां बच गया 1 - 1/2 और मल्टीप्लाई बाय 100। इसका मतलब क्या है, 1 में से 1/2 जाएंगे, क्या बचेगा, 1/2 बचेगा। सर एक में से आधा जाएगा तो क्या बचेगा, आधा बचेगा ना, एलसीएम करके देख लो आप ऊपर। फिर मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 50%। यहां पर क्या आया रेट, 50% का रेट आया। समझ में आया, यहां पर रेट क्या आया, 50% का आया। बट दोस्तों दोस्तों अभी तो क्या होगा, अभी तो ये हुआ कि सर यहां पर 2 की पावर 4 होगी, ये 1 की पावर 4 होगी, तो 4 से 4 कट गया। मान लो ऐसा हो जाए कि सर ये कटे ना, कोई ऐसी वैल्यू मिल जाए जिससे कट ना पाए, तो क्या करेंगे। तो इसका एक लॉजिक है, आइए मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं।
सर कॉस्ट ऑफ एसेट आपके पास है 2 लाख रुपए, स्क्रैप वैल्यू आपके पास है 20,000 रुपए। ये सर एमसीक्यू में पूछ जाता है, बच्चे कर ही नहीं पाते क्योंकि पता ही नहीं होता उनको, ये भी पढ़ना होता है डेप्रिसिएशन के अंदर। ये आ गया 5 साल, ये आ गया सर 5 साल। ठीक है जी। अब मुझे बताओ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे? तो अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या करोगे? वही 1 माइनस, ऊपर आएगा स्क्रैप वैल्यू दैट इज 20,000, नीचे आएगा कॉस्ट ऑफ एसेट दैट इज 2 लाख रुपीज, रूट के अंदर आ जाएगा सर क्या, लाइफ दैट इज 5, एंड बाहर पे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, यही होगा। सॉल्व करेंगे 1 माइनस, पहले तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या बच गया सर 2 अपॉन में 20 बचा, रूट के अंदर 5 और बाहर मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, 2 1 जा 2, 2 10 जा, तो सर ये आ जाएगा 1 माइनस 1/10, रूट में 5 आ जाएगा अंदर और बाहर मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। अब फाइनली ये क्या हो जाएगा 1/10, और ये जब रूट हटेगा तो 1/5 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब मुझे बताओ सर कैसे करेंगे? अब तो अंदर बन भी नहीं रहा। इस 5 का मतलब पता है क्या होता है? अंदर रूट के अंदर 5 है, इसका मतलब कि अंदर 5 के पेयर बनाकर एक बाहर आएगा। जैसे अब फॉर एग्जांपल 4 रूट करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि अंदर 2 का पेयर बनाना है, 2 × 2 और तब जाकर एक बाहर आ जाएगा, रूट कर जाएगा। अगर यहाँ लिख रहा हूं कि सर क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? यहाँ 3 आ जाता है और यहाँ पर आएगा 8, इसका मतलब क्या है? अंदर 3 के पेयर बनेंगे और फिर 3 के पेयर से एक बाहर आएगा, क्यूब रूट। सर अगर अंदर 4 है तो 4 के पेयर बनेंगे, अगर अंदर 5 है तो 5 के पेयर बनेंगे। अब मुझे बताओ 10 में से कोई 5 का पेयर बन रहा है? नहीं बन रहा। 10 से भाई 1 की पावर 5 कर सकता हूं, पर ऐसा क्या करूं जो उसकी पावर 5 हो जाए, 10 आ जाए? हो ही नहीं है, ऐसा कोई वैल्यू नहीं है। तो अब इस केस के अंदर बड़ी दुविधा हो जाती है कि यह 1/10 की पावर 1/4 अगर पावर फ्रैक्शन में हो तो कैसे सोल्व करें? दोस्तों अगर आप फाउंडेशन पढ़कर आए हो तब तो आपको पता होगा पावर सॉल्व कैसे करी जाती है, पर अगर आपने फाउंडेशन नहीं करके आए हो, डायरेक्ट एंट्री से आए हो, ठीक है, तो फिर पावर सॉल्व करना नहीं पता होगा। तो आइए कि कभी पावर अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं। स्टेप टू कैलकुलेट, स्टेप टू कैलकुलेट व्हेन पावर इन फ्रैक्शन। अगर पावर फ्रैक्शन में हो जाए या डेसिमल में हो जाए, सर कैलकुलेटर में 2 की पावर 2 कर सकते हो, कैलकुलेटर में 2 की पावर 4 कर सकते हो, कैलकुलेटर में 2 की पावर 0.2 नहीं कर सकते। कर लोगे आप? 2 की पावर 0.2 करना कैलकुलेटर में नहीं कर पाओगे। तो कैलकुलेटर में फ्रैक्शन पावर को आप सॉल्व नहीं कर सकते, फ्रैक्शन पावर को सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए फ्रैक्शन पावर को सॉल्व करने की एक ट्रिक बताई गई है। वो ट्रिक क्या है जरा सुनो। पहला, कन्वर्ट फ्रैक्शन पावर इनटू डेसिमल, कन्वर्ट फ्रैक्शन पावर इनटू डेसिमल। अब मैं एक एक करके सॉल्व करूंगा कि मैं पहले कन्वर्ट करूंगा फ्रैक्शन पावर डेसिमल में। करना जरा, 1 माइनस 1/10 और 1/5 को डेसिमल में करना, 1 को डिवाइड कर दो 5, तो मतलब ये जो 1/5 है इसको 0.2 कर सकते हैं। अब मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट, अब मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा 1/10 की पावर 0.2 सॉल्व करूंगा। कैसे करना है जरा ध्यान देना। सॉल्व करके सीधा यहाँ डालूंगा और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा। अब इसकी वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे, वो ट्रिक से करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप था कि अपनी फ्रैक्शन पावर को डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। अगर डेसिमल में पहले से है तो फिर कुछ मत करना, पहला स्टेप खत्म। पहले स्टेप में ये होगा कि फ्रैक्शन पावर को डेसिमल में कन्वर्ट करना। अब कैलकुलेटर उठाओ, कन्वर्ट कर लिया, टाइप कैलकुलेटर, टाइप नंबर इन कैलकुलेटर। सर इस 1/10 को भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट लिया हूं, इस 1/10 को भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा मैंने, 1/10 को लिख दिया, 1 डिवाइड बाई 10 कितना हो गया, 0.1 की पावर 0.2। ये हो गया जी फाइनल। मैंने दोनों फ्रैक्शन को कन्वर्ट करा, पहले वाले फ्रैक्शन पावर को भी फ्रैक्शन, अगर पावर फ्रैक्शन में है तो डेसिमल में कन्वर्ट करा, अगर नीचे ये भी फ्रैक्शन में तो उसको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, मतलब डिवाइड कर लिया, एक सिंगल वैल्यू बनाई नहीं, अपॉन हटा दिया, डिवीजन हटा दिया। डिवीजन हटाना है, मान लो अगर यहाँ पर सिर्फ 10 होता तो कुछ नहीं करता, डिवीजन पहले से हटा हुआ है, पर अगर यहाँ पर लिखा होता 10 की पावर 0.2 तो ओके है। यहाँ पर अगर 1/10 लिखा है तो उसको डिवीजन हटाना है बस आपको। ठीक है जी, डिवीजन हटा दिया। अब क्या बचेगा, अब इसको सॉल्व करेंगे।
तो अब आपको कैलकुलेटर में क्या लिखना है, 0.1 लिखना है। कैलकुलेटर में क्या लिखना है, टाइप कैलकुलेटर, जिसका आपको पावर निकालनी है वो लिखना है। तो टाइप कैलकुलेटर 0.1। 0.1 कहां से आया, ये वाला, ये लिखना है कैलकुलेटर में। मतलब अगर यहाँ पर 10 की पावर 0.2 तो 10 लिखना कैलकुलेटर में, अगर यहाँ पर 5 की पावर हो तो 5 लिखना। अभी 0.1 इसलिए क्योंकि 1/10 था, ठीक है। तो जिसका आपको पावर निकालनी है वो लिखना है आपको कैलकुलेटर में। 0.1 आ गया, ठीक है। 0.1 आने के बाद फिर आपका अगला स्टेप क्या होगा, कैलकुलेटर में लिख दिया 0.1, लिख लो, पहले जीरो करो, 0.1 लिख दिया कैलकुलेटर में, 0.1 है देखो, ठीक है। तीसरा, प्रेस रूट बटन। अब कैलकुलेटर में रूट बटन है, उसको 12 टाइम प्रेस करना है। ये देखो रूट बटन ये रहा, कैलकुलेटर मेरा रूट बटन ये है यहाँ पर। तो 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार प्रेस करने पर आंसर आता है। लिखना नहीं है कहीं पर आंसर, बस कैलकुलेटर में आ रहा है 0.99943800034। आप चेक कर लेना, ये आंसर आ रहा है। इसके बाद फोर्थ स्टेप होगा, माइनस करेंगे 1, देन प्रेस इक्वल टू। पहले अब क्या करेंगे, यहां से -1 करेंगे और इक्वल टू प्रेस करेंगे। ये जो भी आंसर आ रहा है, जो भी आपका आंसर आया उसमें -1 करूंगा और इक्वल टू प्रेस कर दूंगा। -1 करूंगा और इक्वल टू प्रेस कर दूंगा। इसके बाद पांचवा पॉइंट, उसमें आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है अब पावर से। मल्टीप्लाई बाय पावर। अब देखो पावर कितनी दे रखी है, अभी मैंने ये चल रहा है ना, अब पावर कितनी दे रखी है 0.2, तो 0.2 जो पावर दे रखी है उससे आपको मल्टीप्लाई करना है एंड देन प्रेस इक्वल टू, देन प्रेस इक्वल टू। अब देखो जो भी मेरा आंसर आया उसको मल्टीप्लाई करूंगा पावर से और फिर इक्वल टू दबा दूंगा। मेरा आंसर आ रहा है अब -0.00011239932। ओके, फिर क्या करना है, छठे पॉइंट पर आपको प्लस करना है 1, देन प्रेस इक्वल टू। अब जो भी मेरा आंसर है उसमें 1 प्लस करके इक्वल टू दबा दूंगा। अब मेरा आंसर आया 0.99988760068। ओके, एंड देन लास्ट स्टेप, सेवंथ स्टेप, मल्टीप्लाई इक्वल टू। एक साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर इक्वल टू देंगे, इसको 1 टाइम बोलेंगे और ऐसे करके 12 टाइम आपको प्रेस करना है। कैसे, मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 बार, कैसे ध्यान दे रहा हो, पहले मल्टीप्लाई करा फिर इक्वल टू दबाया, इसको 1 टाइम बोलेंगे। मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 टाइम, मल्टीप्लाई इक्वल टू 3 टाइम, मतलब मल्टीप्लाई इक्वल टू कर दोगे फिर एक काउंट करना, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। सर ये आया आपके पास 0.63। अब जो आपके कैलकुलेटर में ना वो आपका आंसर है 0.63 समथिंग है, ये आपके कैलकुलेटर में आंसर है, अप्रॉक्स कह दिया मैंने, मल्टीप्लाई बाय 100। बस ये हो गया वैल्यू सॉल्व करके। अब 1 में से 0.63 माइनस करेंगे, ये आ गया 0.37 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 37%। दैट इज 37%। समझ में आया नहीं आया? अगर मैं आपसे कहूं थोड़ी सी एक प्रैक्टिस और करी जाए तो आप क्या निकाल सकते हो, 5 की पावर 0.2 कैसे निकालोगे, 5 की पावर 0.2 जल्दी से बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे 5 की पावर 0.2, हाउ टू कैलकुलेट 5 की पावर 0. अगर कभी भी पावर डेसिमल में है या फ्रैक्शन में है तो ये वाली ट्रिक आप अप्लाई करोगे। आइए देखना जरा, पहले क्या करोगे आप, स्टेप को देखो, पहले आप फ्रैक्शन पावर को डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो अगर मेरा 5 की पावर 0.2 है वो ऑलरेडी जो पावर है वो फ्रैक्शन डेसिमल में है, तो पहला स्टेप इग्नोर। दूसरा स्टेप कहता है वो नंबर कैलकुलेट कर ला लो जिसका आपको निकालना है, मतलब 5, तो कैलकुलेटर में लिखूंगा 5, ठीक है। और फिर क्या रहा है, 12 बार रूट का बटन दबाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार दबा दिया। अब -1 करके इक्वल करो, अगला स्टेप है -1 करके इक्वल दबा दो। जो भी आया है उससे फिर मल्टीप्लाई करो पावर से, ये देखो मल्टीप्लाई बाय पावर क्या है 0.2, मल्टीप्लाई बाय 0.2 फिर इक्वल कर दो। अब जो भी आ गया कैलकुलेटर में छठे स्टेप में +1 कर दो, जो भी आया है +1 करके इक्वल टू। ये फाइनल नहीं है, लास्ट स्टेप में क्या होता है, मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 बार प्लस करना है एक साथ। मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 टाइम, 2 टाइम, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12।
आपका आंसर आया 1.379। दिस इज द आंसर ऑफ 1.379। एक दो चीजों की प्रैक्टिस करो सर, ये जरूर आएगा, ठीक है। और इससे ना एमसीक्यू में पूछ लेता है, मैं आपको बता दूंगा, एमसीक्यू में पूछ लेता है सर ये चीजें। क्या पूछ लेता है? एमसीक्यू में। तो प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है जी। और इस तरीके से हमारा दोनों कॉन्सेप्ट अब खत्म हो गए हैं। अब मुझे आपको सिर्फ क्या कराना है, बुक्स के क्वेश्चंस कराने हैं। तो नेक्स्ट क्लास से सर बुक के क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। खत्म हो गया जी कॉन्सेप्ट, बस यही था जो मेन था। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर बुक के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मतलब पहले बेसिक क्वेश्चन दे रखे हैं हमारी बुक के अंदर, फिर उसमें अकाउंट मेंटेन करने के दे रहे हैं। तो जब एक दो क्लास बुक के क्वेश्चन में लगेगी, उसके बाद हम एक नया कॉन्सेप्ट चालू करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बस खत्म हो जाता है हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। तो आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आज के सेशन की जो कॉन्सेप्ट क्लास थी वो खत्म हो गई है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अब क्वेश्चंस करेंगे हम अपने मॉड्यूल के, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।